नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं से बीसी क्लास। कार्यपत्र 22 मतलब वर्कशीट 22 समाजवाद। ठीक है, दिनांक 25/8/2020। ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान SST कक्षा 9। ठीक है, अब की बार SST में आपका इतिहास लिया गया है। अगर मैं पिछले वर्कशीट की बात करूं, ठीक है, वर्कशीट नंबर 20 ये भी सामाजिक विज्ञान से था, लोकतंत्र राजनीति। ठीक है, और वर्कशीट नंबर 19, ठीक है, ये भी SST से था लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति ये यहाँ से लिया गया था। ठीक है, अगर मैं वर्कशीट 18 की बात करूं तो ये भी SST सामाजिक विज्ञान था, ये अर्थशास्त्र का था। ठीक है, मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ कि आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, आप SST पढ़ रहे हो, SST पढ़ रहे हो, SST में 4 चीजें होती हैं, तो इस चीज को समझे अच्छे से। ठीक है, जो वर्कशीट आपकी 17 थी, ठीक है, SST की, वो अर्थशास्त्र से संबंधित थी। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, जो आपकी वर्कशीट है यहाँ पे 16, ये भी आपकी अर्थशास्त्र से संबंधित है। बाकी और भी है, सब दिखाने लग जाऊंगा तो आप कहोगे ये क्या दिखा रहे हैं सर। तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अब आपका इतिहास शुरू हो चुका है। सामाजिक विज्ञान में अब इतिहास शुरू होगा। जो यहाँ से अब वर्कशीट आपकी मिलेगी, अब आगे से इतिहास की मिलेगी। SST ठीक है, आपके 4 पार्ट में है, अपनी किताबें खोल के देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो पे फोकस करते हैं। तो वर्कशीट आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। ठीक है, इसके आपके प्रश्न उत्तर में समस्याएं होगी, तो डायरेक्ट हम प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। और प्रश्न उत्तर पर क्यों चल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अच्छे से पढ़ा है इसे। जो इसके प्रश्न उत्तर में बात है वो सारी बातें इसके अंदर सम्मिलित कर दी गई हैं, और क्वेश्चन आंसर जब बताऊंगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर दूंगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको सर जी ने वर्कशीट क्यों नहीं पढ़ाई, तो देखो ये रहा, समाजवाद पर विचारों पर संपत्ति सहित पर विचार किया जाता है। ठीक है, और ये देखिए मेरा आंसर ये रहा, समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उसके वितरण को समझने जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो समाजवाद के अंदर धन संपत्ति, स्वामित्व और उसके वितरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, स्वामित्व का मतलब होता है उसका खुद का, स्वामी। ठीक है, संपत्ति, धन संपत्ति समझ रहे हो, पैसे को बंटवारे को लेकर विचार विमर्श चलते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और आर भी ये सब भी आएंगे। ठीक है, मत कहिएगा फिर हमने समझाया नहीं, प्रश्न के अंदर दायरे में सब आ जा रहे हैं आपके। तो दूसरा है, समाजवाद धन और उत्पादन के संसाधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। ठीक, दिखा रही है ये रहा, समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं, ये आपके धन संपत्ति के ऊपर है और ये आपके उत्पादन के ऊपर है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, मतलब किसी की भी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज का, राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। याद रखना, ये पॉइंट तो याद ही कर लोगे, जब भी आप SST में इतिहास पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उस वहां पे राज्य का मतलब वो हमारे जो 28 राज्य है ना, उसका मतलब नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से माना जाता है। ठीक है, कभी भी आए राज्य का क्या मतलब, तो राज्य यहाँ पे सरकार से मतलब होता है। ठीक है, इस बातों को अच्छे समझिएगा, और यही बात मैंने अपने प्रश्न में लिख दी है आपकी। ठीक है, समाजवाद निजी संपत्ति या धन पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, मतलब कोई भी ज्यादा धन नहीं रख सकता। ठीक है, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। सही बताऊं तो भारत में भी एक ऐसा कानून था, ठीक है, संपत्ति का कानून, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया। उत्पादन और वितरण की बात करें तो समाजवाद के अनुसार ये राज्य सरकार के हाथों में होनी चाहिए, मतलब सरकार जिसे चाहेगी उस हिसाब से देगी ना, जरूरतमंदों के हिसाब से। ठीक है, आपका ये पॉइंट भी इसमें कवर आ गया। और तीसरा है आपका, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। देखो मैंने यही लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां, तो यही चीजें हैं। ठीक है, और इसी चीज को मैंने लिख लिया है यहाँ पे इस प्रकार। तो देखिए, मैं भी आप जैसे मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कि बच्चों को इतनी मेहनत करनी पड़ती, कैसे नहीं उतारनी पड़ती, तो आप जैसे बच्चों को आप परिस्थितियां समझने के लिए मैं भी लिखता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व मतलब भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का यूरोप में फैलाव। ठीक है, पहले यूरोप में क्या होता था, कुछ अमीर वर्ग थे, उन्हीं के हाथ में सत्ता थी। ठीक है, आप समझ लो कि 10% अमीर और 90% गरीब थे, और वो 10% पूरे यूरोप पर अपना शासन चलाते थे।
सामंतवाद का कमजोर होना तथा नए राष्ट्र का उदय की भावना। नए राष्ट्र का मतलब है आपका, मतलब सबको अपने जो राष्ट्र, जैसे भारत राष्ट्र अपने देश से प्रेम है, देशवासी, उसी तरह से आपका यूरोप में कई व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने राष्ट्र प्रेम से प्यार हो गया और वो भी विचारधारा से जुड़ते चले गए और सामंतवाद कमजोर होता चला गया। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूर की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ा। ठीक है, मजदूर अब इस बात को लेके पूंजीपतियों का विरोध करना शुरू कर दिया, इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपकी फैक्ट्रियों में, हम आपको इतना अमीर बना रहे हैं और हमें ही आप कुछ अधिकार नहीं दे रहे। तो यहाँ से वर्ग संघर्ष भी शुरू हो गया था। और चौथा है विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के संसाधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्य वर्ग का तेजी से उदय। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विज्ञान का उदय मतलब आधुनिकता की तरफ लोग चलने लगे, सोच की तरफ, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि की तरफ लोग जाने लगे। यातायात के संसाधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्य वर्ग तेजी से उदय होने लगा। जो मध्य वर्ग, याद रखना, एक अमीर, एक गरीब और एक मध्य वाला ही बीच में पिसता रहता है। जब मध्य वाले ने तेजी पकड़ी तो ऐसे गरीबों को भी तो लगा कि नहीं, मध्य वर्ग बढ़ सकते तो हम भी बढ़ सकते हैं, और अमीर वर्ग कम थे। ठीक है, जिस वजह से उन्हें डर लग रहा था और उन्हें वो इस चीज को रोक भी नहीं पाए और बाद में फ्रांसीसी क्रांति भी हुई, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और रिबलर उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे। तो ये भी आपका यहाँ पे दे दिया गया है, इसमें और भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें रेडिकल और उदारवादी का पूछा था तो मैंने इसमें रेडिकल और उदारवादी लिखा। आपको लिखना कैसे है वो इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, रेडिकल, ठीक है, आबादी में मतलब ये भी, ठीक है, समाजवाद के विचारधारक थे। याद रखना, जो भी हम पढ़ रहे हैं समाजवाद के, ये भी दोनों भी विचारधारक थे यूरोप में बदलते हालात के दायरे के अंदर। तो इसमें है कि आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे ये, और सभी प्रकार के विशेषाधिकार को खिलाफ थे। इनका था जो अगर अमीर ज्यादा लोग हैं तो अमीरों का शासन हो, और गरीब ज्यादा है तो गरीबों का शासन हो, वो इस प्रकार से चाहते थे। और किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। जैसे उस टाइम पे अमीरों को अलग से एक विशेषाधिकार था, वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो उन्हें अमीरों को था, अब अमीर को ही वोट देगा वही निश्चित होगा। तो ऐसे अधिकार खत्म करना चाहते थे। संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो इसका विरोध करते थे। ये कहते थे जो संपत्ति है वो सभी में बंटवारा करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे देश खरीद लेगा यार। अगर भारत सरकार के साथ देखा जाए और निजी संपत्ति कर दी जाए, ठीक है, तो धीरे धीरे कोई भारत की संपत्ति खरीदते नहीं कह सकता भारत देश तो मेरा ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इसी चीज का विरोध करते थे। उदारवादी रिबलर वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के साथ विरोधी थे। कहने का मतलब जो वंशागत सत्ता चली आती थी इस टाइम पे, देखो जैसी कांग्रेस फिलहाल तो सत्ता में नहीं है, लेकिन विच टाइम से सत्ता से मतलब जब से देश आजाद हुआ तब से तो आ ही रही थी, तो वो इस ऐसे ही सत्ता का वो विरोध करते थे। ठीक है, न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून के द्वारा व्यवस्था चाहते थे, जो उन्होंने जो कानून बन रखे उसी के दायरे में सबको चलना चाहिए। शासन धर्म के स्थान पर, ठीक है, धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। ठीक है, कि मतलब धर्म के आधार पर नहीं, संविधान, नियम और कानून के दायरे में चलते हुए न्याय हो, या संविधान या देश का कानून चले। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये सब भी आपके इसी में से लिया गया है। आपका ये दोनों पॉइंट भी कवर हो जाते हैं इसके अंदर। तो अगला 5वां है आपका, आपको मजदूर और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। देखो जो मुझे रियल चीज लिखी मैंने डायरेक्टली वही लिख दिया। ठीक है, तो बड़े बड़े पूंजीपति अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा से मजदूरों का शोषण करना आरंभ करते हैं। ठीक, और दूसरा है मजदूरों को कम वेतन देते हैं। यही तो संघर्ष चल रहा है उनमें, कम वेतन देते हैं, ज्यादा मजदूरी करवाते हैं। ठीक है,
कारखानों में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, मजदूर हो, लेबर जैसे बने रहो, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता पूंजीपतियों को कि जो लेबर है वो आप जो अमीर बने हो उन्हीं मजदूरों की वजह से बने हो। अगर लेबर काम ना करे तो क्या फैक्ट्रियां तुम्हारे अंकल जी आके चलाएंगे? तो अधिक लाभ के लिए कम मजदूरी पर स्त्रियों बच्चों को काम पर रख लेते हैं। देख रहे हो, इतने ये लालची होते हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, आईफोन दिलाएंगे, लेकिन दूसरे के बच्चों को ये सस्ते काम कम पैसे में ज़्यादा काम करवाते हैं। देखिए, भारत सरकार ने भी कानून ये लगा रखा है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, मतलब कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकता। 18 साल से कम बच्चा कहीं भी काम नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, कई है ना कि उन्हें काम करवाना है, लेकिन इसे लेके भारत सरकार काफ़ी सजग है। ऐसा भारत में नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। किसी टी स्टॉल पे छोटा बच्चा काम करते हुए आपको दिख ही जाएगा। अगला है मजदूरों के भविष्य को अंधकार में रखते हैं। जो ये पूंजीपति हमेशा इसी बात का संघर्ष है कि मजदूरों को कुछ भी नहीं समझते और अपने भविष्य बना रहे हैं, इधर से उधर डील कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के भविष्य के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते, ठीक है। तो पता नहीं क्यों सोचते, ये मुझे भी नहीं पता। इतना कमा के करेंगे भी क्या? अगर भगवान से डरते तो सबका हक सबको देते ही, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों करता है ये। डरना चाहिए इन्हें भगवान से, आखिर सब छूट के जाएगा एक दिन। चलो, ये तो पर्सनल बातें हैं। तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।